देखिए, इस पूरे चैप्टर में आपको बताया गया था कि रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर इन्हीं टॉपिक्स पे ही घूम रहा होता है। हमने अभी तक दो चीजों की कैलकुलेशन सीख ली है। एक हमने देखा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के 4 मेथड्स थे वो सीख लिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी सिंपल इंटरेस्ट से ही कैलकुलेट होगा, P इंटू आर इंटू टी। और यहां पे रेट अगर क्वेश्चन आपको बता दे तब तो हम वही रेट लेंगे, लेकिन अगर ना बताए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा जो लिया जाएगा वो 6% पर एनम के हिसाब से ही लिया जाएगा। बस इसमें इतनी ही बात ध्यान रखनी है। मतलब अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर ये कहा जाए कि पार्टनर ए से लोन लिया गया और उस पर 8% का इंटरेस्ट है, तो 8% पर एनम का इंटरेस्ट है तो हम 8% ही मानेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में वो बात लिखी गई है। लेकिन अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट और पार्टनर्स लोन को लेकर कोई भी बात ना लिखी हो, तो वैसी सिचुएशन में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा 6% पर एनम होगा, और इसमें कुछ भी आपको अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है, वेस्टेज है। तीसरा, सैलरी की कैलकुलेशन हम देख चुके हैं, कमीशन की कैलकुलेशन अभी हम देखने वाले हैं। फिर है जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये भी, और कमीशन, ये दोनों टॉपिक्स में आपको अभी की अभी समझाऊंगा, ध्यान से देखते हुए चलिए। इनकी कैलकुलेशन भी अभी देख लेते हैं। आइए, पॉइंट नंबर हमारा रहेगा 9। जी लिखिए पॉइंट नंबर 9। ये है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। देखो बेटे, कमीशन के बारे में आप जानते ही हो कि कमीशन असल में चीज क्या होती है। कमीशन किसी भी एक्स्ट्रा काम को कराने के लिए दिया जाता है। तो कमीशन की कैलकुलेशन हम सीखे उससे पहले इसमें एक बहुत जरूरी बात, आपके इस पूरे चैप्टर में 2 टाइप की कमीशन आएंगी, टाइप्स ऑफ कमीशन। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर मैनेजर कमीशन गिवन हो, और ये भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर पार्टनर कमीशन गिवन हो। मतलब आपको क्वेश्चंस में 2 तरह की कमीशन ही देखने को मिलती है, एक मैनेजर और एक पार्टनर। एक मैनेजर को दी जाती है और दूसरी पार्टनर को दी जाती है। हालांकि कमीशन है तो बेस तो कमीशन कैलकुलेशन का सेम ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, बस नाम बदल रहे थे, एक बार मैनेजर को दिया जा रहा है, एक बार पार्टनर को दिया जा रहा है। देखिए अब जरा कमीशन की कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। देखो बेटे, कमीशन अक्सर मैनेजर को और पार्टनर को क्यों दी जाती है? 2 चीजें बढ़ाने के लिए, या तो सेल्स बढ़ाने के लिए या फिर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। देखिए, हर एक फर्म ये चाहती है कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो। अब प्रॉफिट ज्यादा करने के 2 रास्ते होते हैं, या तो आप अपनी सेल्स को बढ़ाइए, सेल्स बढ़ेंगी तो अपने आप ही प्रॉफिट ज्यादा होगा, या फिर आप डायरेक्टली फोकस कीजिएगा प्रॉफिट को बढ़ाने पे। फिर मैनेजर का ये हेडेक रहता है कि वो सेल्स को भी बढ़ाएगा और एक्सपेंसेस को भी मिनिमाइज करेगा, तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन देखिए, मैनेजर इतनी मेहनत क्यों करेगा, या किसी एक पार्टनर पर्टिकुलर को इतनी मेहनत कैसे करवाई जाए? तो हम क्या करते हैं, उसे कमीशन देने लग जाते हैं। उसे ये कहते हैं कि देखो, हम आपको
सेल्स के ऊपर 10% का कमीशन देंगे। तो जितनी ज्यादा सेल्स होगी उसका उतना ही 10% आपको मिलेगा। अब मैनेजर और पार्टनर इस बात को सीरियसली लेते हुए सेल्स इंक्रीज करने पे लग जाते हैं और फिर उसी हिसाब से हम इन्हें कमीशन दे देते हैं और फर्म का फायदा हो जाता है। या फिर हम उन्हें परसेंटेज उनकी सेट कर देते हैं जी प्रॉफिट पे कि जी जितना ज्यादा प्रॉफिट आपको उसका 10% मिल जाएगा। इस तरीके से कमीशन की कैलकुलेशन होती है। तो इसका मतलब ये कि कमीशन दो तरीके से दी जा सकती है, एक सेल्स के ऊपर और एक है जी प्रॉफिट के ऊपर। लिखिए जरा इसमें केस 1। कमीशन इज बेस्ड ऑन सेल्स स्लैश टर्नओवर। सेल्स का बेटे एक और नाम होता है टर्नओवर। टर्नओवर का भी मतलब बेसिकली क्या होता है, हमने कितनी सेल की एक साल में। तो देखिए अगर हम कमीशन सेल्स के ऊपर बेस करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा आसान है। अब ये चाहे मैनेजर की कमीशन हो या पार्टनर की कमीशन हो, कैलकुलेशन तो एक ही तरीके से होगी। लिखिए जितना भी आपका टर्नओवर है या फिर जितनी आपकी सेल्स है, वो जो भी नाम यूज करें बात एक ही है, आपको उसकी परसेंटेज बताएगा कि कितना परसेंट कमीशन देना है, जिसे हम कहते हैं रेट इनटू में रेट बाय 100। बस ये करना है। अगर मान लीजिए ये कहा गया कि 10% के हिसाब से कमीशन दिया जाएगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे 10% ऑफ सेल्स कमीशन देंगे। और अगर मान लीजिए 3 लाख रुपए की सेल्स हुई तो 3 लाख का 10% कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा, वो आएगा 30,000। बस खत्म। ये था जी हमारा केस 1। अब देखिएगा केस नंबर 2। Commission is based on profits। देखो बेटे जब भी प्रॉफिट्स पे आता है कमीशन तो फिर इसके फर्दर दो पार्ट हो जाते हैं। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट्स में कि कमीशन के बारे में कि ये दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक तो होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक होता है जी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहां पे भी बिल्कुल वैसे ही है, बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन के हिसाब से होता है जब कभी भी ये प्रॉफिट्स में होता है। अब ये होता क्या है, पहले एक बार इसे लिख लेते हैं बिफोर और आफ्टर दोनों को, उसके बाद मैं आपको इसे समझाऊंगा। देखिए जरा इसमें लिखिएगा टाइप ए। इस केस में दो टाइप है। पहला टाइप है कि जो कमीशन दिया जाएगा, कमीशन इज बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन जो दिया जा रहा है वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। तो ऐसी सिचुएशन में कमीशन किस तरीके से आएगा, ये कमीशन दोनों में से किसी का भी हो सकता है, ये मैनेजर का भी हो सकता है और ये पार्टनर का भी हो सकता है। जितना भी नेट प्रॉफिट है उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा सिंपल परसेंटेज से, यानी कि रेट बाय 100। अगर मान लीजिए नेट प्रॉफिट 1 लाख है और हम 10% के हिसाब से कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन की वैल्यू बनेगी 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपए। आगे देखिएगा टाइप बी।
टाइप बी में लिखे कमीशन इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब हमें जो कमीशन दिया हुआ है वो बिफोर चार्जिंग नहीं, आफ्टर चार्जिंग है। अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ जाए तो देखो बेटे जरा कैलकुलेशन में थोड़ा सा बदलाव होगा। यहां पे भी हम मैनेजर और पार्टनर दोनों तरह के कमीशन को एक साथ लिखेंगे, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन तो दोनों की ही सेम है। तो बेटे जितना भी आपका नेट प्रॉफिट है, अब उसे आप रेट बाय 100 से नहीं, अब आप उसे रेट बाय 100 प्लस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सर ये 100 प्लस रेट का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपको कहा गया है कि 10% कमीशन कैलकुलेट कीजिए और प्रॉफिट गिवन है 11 लाख रुपए। तो यहां 11 लाख आएगा, इनटू में 10 आएगा, और क्योंकि 100 प्लस रेट है और रेट है 10, तो ये 10 बाय 110 हो जाएगा, 10 बाय 110। अगर मान लीजिए रेट 5% हो तो ये हो जाएगा 5 बाय 105, और अगर मान लीजिए 20% हो तो भी सिंपल है, 20 बाय 120। कहने का मतलब ये कि जब जब आपको कमीशन आफ्टर चार्जिंग बताया जाएगा तो आप ऐसी सिचुएशन में हमेशा कैलकुलेशन 100 प्लस रेट के साथ करेंगे। बताइए जी, क्या आपको ये बात समझ में आई है? यस सर। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन के अंदर हमें ये क्लियरली नहीं बताया गया कि कमीशन बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे क्या माने, बिफोर या आफ्टर? देखिए अगर क्लियरली ना बताया जाए कि ये आफ्टर है या बिफोर है तो वो हमेशा बिफोर ही माना जाएगा। वो रीजन ये है कि देखिए 10% अगर आपको गिवन है तो आप नॉर्मल परसेंटेज ही लगाते हैं। ये बेटे ये कोई परसेंटेज नहीं है, ये तो एक यूनिटरी मेथड से किया हुआ काम है, ये परसेंटेज नहीं लग रही यहां पे। तो अगर मान लीजिए कि बिफोर और आफ्टर में से कुछ भी मेंशन ना हो तो आप उसे हमेशा एज्यूम करेंगे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसी बात को अब हम यहां पे एक नोट के थ्रू लिख लेते हैं। लिखिए जरा नोट। एज्यूम कमीशन कैलकुलेशन as before charging if nothing is mentioned in question about before और आफ्टर। ठीक है जी, हमने ये बात लिख ली है कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये बात क्लियरली मेंशन नहीं है कि वो बिफोर या आफ्टर है तो आप उसे हमेशा क्या मान के चलिएगा कि वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। बस बेटे कमीशन की कैलकुलेशन में इतना ही है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि दो तरह की कमीशन आ सकती है, पार्टनर या मैनेजर की। कैलकुलेशन दोनों कमीशन की सेम है, बस वो टर्नओवर पे बेस है या प्रॉफिट पे बेस है, ये ध्यान से देखिएगा। और अगर प्रॉफिट पे बेस्ड है तो वो बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है, ये ध्यान से देखिएगा। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आइए पॉइंट नंबर 10 पे अब हम बात कर लेते हैं जी लगे हाथ प्रॉफिट की भी। पॉइंट नंबर 10, लिखिए डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स।
इसमें लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, लिखिएगा प्रॉफिट which is to be divided among partners is known as divisible profit। ध्यान दीजिएगा, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट का डिवीजन हमें करना है उसे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आएगा। पार्टनर्स के बीच में अब प्रॉफिट को डिवाइड करिए, तो जो भी आप डिवाइड करेंगे पार्टनर के बीच में वो प्रॉफिट हमेशा ही डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से दिखाया जाएगा। अब बेटे ये डिविजिबल प्रॉफिट डिवाइड कैसे होता है ये लिखिएगा सेकंड पॉइंट, लिखिए डिविजिबल प्रॉफिट will be divided as per, फर्स्ट लिखिए ए, रेशो गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। बी, इफ नो रेशो given in question then equally। देखिए डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा, और डिविजिबल प्रॉफिट डिवाइड कैसे होता है, जो रेशो आपको क्वेश्चन में बताए हर बार तो नहीं, लगभग सभी क्वेश्चंस में आपको एक रेशो बताई जाएगी कि जी पार्टनर्स के बीच में इस रेशो में प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है। उस रेशो को हम कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो हम प्रॉफिट को उसी रेशो में डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये रेशो हमें ना गिवन हो तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से काम करेंगे, जो कि ये कहता है कि अगर रेशियो गिवन ना हो तो आप हमेशा पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिवाइड कीजिए इक्वली। तो यानी कि आप भी डिवीजन किस तरह से करेंगे, इसका इक्वली डिवीजन करेंगे। ओके, लो बेटा ये डिवीजन ऑफ प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन अब इसमें हमें कुछ एग्जाम्पल करने थी जो आपके क्वेश्चंस में आएंगे ताकि आगे जाके हम इनमें अटके ना। तो लिखिए जरा एग्जाम्पल 1, A, B and C are partners having ratio of 3:2:1, full stop, divisible profit is rupees 6 lakhs. Calculate share of profit of each partner. Full stop. अब आइए इसके सॉल्यूशन पे।
देखिए मैंने क्या लिखा है, 3 पार्टनर है बेटा, ए बी और सी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 3 पार्टनर है ए बी सी और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें बताई गई है 3:2:1। ये है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मेरे बच्चे, अगर हमें प्रॉफिट को डिवाइड करना है तो इसी रेशियो में करना है। देखिए इस रेशियो के हिसाब से इन तीनों पार्टनर का शेयर कितना आएगा। देखिए ये तो हो गई रेशियो, लेकिन अब इनका हिस्सा कितना है वो कैसे डिसाइड हो रेशियो से। तो आप जो बात मैं आपको बोल रहा हूं अब उसे बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए इसे 3 मिल रहा है, इसे 2 मिल रहा है, इसे 1 मिल रहा है। ये रेशियो जानते क्या कहती है कि अगर 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3 + 2 + 1, अगर 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से 3 रुपए ए को, 2 रुपए बी को और 1 रुपया सी को मिलेगा। मतलब हर 6 रुपए का डिवीजन हम किस तरीके से करेंगे, 3, 2, 1। यानी कि जितना भी प्रॉफिट है उसमें इसको हिस्सा मिलेगा 3/6 और बी को हिस्सा मिलेगा 2/6 और सी को हिस्सा मिलेगा 1/6। इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। अब बताइए जरा प्रॉफिट कितना है, 6 लाख रुपए। तो अब ए का हिस्सा कितना होगा, ए का शेयर होगा 6 लाख में जितना भी ए का रेशो है 3:2:1 ये रेशो है। देखो सुनो मेरी बात, इसे लिखना, ये तो कहलाता है इनका रेशो, लेकिन ये कहलाता है इनका शेयर जो हमने फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो बेटे आप क्या करोगे, टोटल प्रॉफिट में से जब ए का शेयर निकालोगे तो इसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। इसका शेयर है जी 3/6, तो इसका हिस्सा आ जाएगा 3 लाख रुपए। इसी तरह से जब हम बी का शेयर निकालेंगे, जब बी का शेयर निकाला जाएगा तो टोटल प्रॉफिट है 6 लाख रुपए। इसे बी के हिस्से से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/6, ये आ जाएगा 2 लाख रुपए। इसी तरह से जब हम सी का हिस्सा निकालेंगे तो सी का शेयर किस तरीके से आएगा, 6 लाख रुपए इनटू में 1/6 और इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपए। बताइए जी, क्या आपको ये बात समझ में आई कि किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है। ये बेटे शेयर निकालने का काम है सारा, बस इसमें आप शेयर निकाल लीजिए और उसके बाद ये आराम से कैलकुलेशन हो जाती है। और शेयर कैसे निकलेगा, जितनी भी रेशियो गिवन हो आप उन सबको प्लस कर दीजिए, वो डिनोमिनेटर बनेगा और जो इसको इसके आगे नंबर लिखा होगा ए की रेशियो के आगे, वो इसका न्यूमरेटर बनेगा शेयर का। अब अगर मान लीजिए कि इसके अंदर 2 पार्टनर होते, ऐसा होता सिर्फ 2 पार्टनर, तो इनके बीच में रेशियो देखिए कितनी बन रही है, 3:2। तो ए का शेयर बनता 3/5 और बी का शेयर बनता 2/5। चलिए अब यहां से देख लीजिए, अगर मान लीजिए बी और सी पार्टनर होते तो रेशियो क्या होती, 2:1। तो बी का शेयर बताइए कितना बनता, बी का शेयर होता है 2/3 और सी का शेयर होता 1/3। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई कि हम किस तरीके से शेयर्स को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम रेशियो, और फिर जितना भी प्रॉफिट उसको शेयर से मल्टीप्लाई करिए तो उस पार्टनर का अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पता चल जाता है कि उसके हिस्से में कितना पैसा आया। देखिए अभी तो इसमें और भी एग्जांपल है, क्योंकि ये कई बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में मांग लिया जाता है। लिखिएगा सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल 2 लिखो बेटे, डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1 lakh, फुल स्टॉप।
A and B are two partners, सिर्फ दो पार्टनर है इस बार, divide the profit among them। अब आपसे कहा गया है जी प्रॉफिट डिवाइड करिए, तो बेटे देखो जरा प्रॉफिट किस तरह से डिवाइड होगा। हमारा जो प्रॉफिट है उसका अमाउंट कितना बताया गया है, 1,00,000 रुपए। अब प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हमें कोई ना कोई रेशो तो चाहिए। देख के बताइए जरा इस क्वेश्चन में क्या रेशो बताई गई है। इस क्वेश्चन में रेशो इज मिसिंग। जब रेशो मिसिंग हो तो आप हमेशा रेशो क्या मानेंगे, बराबर, इक्वली। यानी कि ये जो प्रॉफिट है ए और बी के बीच में, अब पता है किस तरीके से डिवाइड होगा, 1:1 की रेशो में। ये हो जाएगी रेशो 1:1। 1:1 का मतलब ये है कि इसके हिस्से में 1/2 आएगा और इसके हिस्से में भी 1/2 आएगा। और प्रॉफिट कितना था, 1,00,000। 1,00,000 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है जी 50,000 रुपए, और ये भी कितना आता है, 50,000 रुपए। सिंपल बस ये कैलकुलेशन करनी है, ये कभी भी अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो जो हमारे बड़े क्वेश्चंस आएंगे बस उसके अंदर इस तरह से कैलकुलेशन आएगी। बोलो बेटे बोलो, क्या आपको ये बातें सारी समझ में आ रही है या फिर बाउंसर जा रही है? बड़ी आसान चीज है वैसे। यस सर। लिखिए तो एग्जांपल 3, और आप मुझे बताएंगे कि ये प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा। लिखिए डिवाइड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10 lakhs among 4 partners A, B, C और एंड डी ले लीजिएगा, एंड डी। बस इतनी सी बात बताई गई है और आपसे कहा गया जी प्रॉफिट को डिवाइड कर दीजिए। तो बेटे एक बात बताओ जरा, रेशो इस क्वेश्चन में गिवन है या नहीं, पहले तो ये बताइए। नहीं है। तो बेटे अगर रेशो गिवन ना हो तो रेशो हमेशा क्या माननी है, इक्वल। अगर 4 पार्टनर है तो जानते हैं रेशो अब क्या हो जाएगी, 1:1:1:1। ये हो जाएगी, मतलब हर पार्टनर का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/4 1/4 1/4 1/4। अब एक पार्टनर का निकाल लो तो बाकी सबका वही है। तो A, B, C एंड D's शेयर, इन सबका शेयर कितना आएगा, 10 लाख इंटू में 1/5, यानी कि 2,50,000। खत्म जी, 2.5 लाख रुपए आएगा। ये होता है बेटे तरीका प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। ये बड़े सिंपल से तरीके थे जिस तरीके से आपके क्वेश्चन में आता है। कई बार रेशो होती है, कई बार रेशो नहीं होती है। नहीं होती है तो हम रेशो कैसे फ्रेम करें, रेशो से फिर हम शेयर कैसे बनाएं और कैलकुलेट कैसे करें, ये सारी बातें मैंने आपको अभी यहां समझाई। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से आती है। एग्जाम्पल 4 लिखिए और इस एग्जाम्पल 4 को मेंशन करिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन है आपकी बुक में जो कि बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और पक्का उसमें एग्जाम्पल 4 के बेसिस पे आएगा। लिखिए डिविजिबल प्रॉफिट is rupees 12 lakhs. A, B and C are partners. And profit is to be divided
in following manner. और प्रॉफिट को हम इस तरीके से डिवाइड करने वाले हैं। देखिए जी क्या तरीका है। फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट रुपीज 6 lakhs equally सेकेंड या नेक्स्ट भी लिख सकते थे, नेक्स्ट रुपीज 2 lakhs in 2:1। डिवीजन प्रॉफिट का कहा गया है कि पहले 6 लाख को तो बराबरी से बांटा जाए, मतलब जितना भी टोटल प्रॉफिट है उसमें से पहले 6 लाख का डिवीजन आप कैसे करेंगे, इक्वली। फिर उसके बाद जो 2 लाख होंगे उनको आप 2:1 में डिवाइड कीजिए। और फिर थर्ड रिमेनिंग प्रॉफिट इन 5:3:2। बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट हम डिवाइड कैसे करेंगे, 5:3:2 की रेशो में। ध्यान से देख लीजिए, इस बार जो डिवीजन कहा गया है वो एक नहीं कई रेशोज में कहा गया है। जब कभी भी क्वेश्चन आपको इस तरह से प्रॉफिट को ब्रेक करके, वो कह रहे थे प्रॉफिट के टुकड़े अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग रेशो में बांटिए, इस तरीके से अगर कैलकुलेट करने के लिए आए तो आप उसके लिए हमेशा एक कैलकुलेशन वाला वर्किंग नोट बनाएंगे। लिखिए इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब बेटे ABC ये लिखिए, देखिए अब आप क्या करेंगे, ABC आपने ये 3 पार्टनर के नाम लिखे और अब इसमें देखिए प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा। प्रॉफिट है जी 12 लाख रुपए, उसने कहा जी 12 लाख में से पहले 6 लाख को तो बराबरी से बांट दीजिए। तो यहां लिखेंगे हम पहला पॉइंट, फर्स्ट रुपीज 6 lakhs इक्वली 3 हिस्सों में बराबरी में बांट दिया जाए। देखिए अगर बराबरी में बांटना है तो 1:1:1 में बांटना है, यानी कि 1/3 हिस्सा आएगा, 1/3 हिस्सा आएगा सभी के पास। और अगर मैं इसका 1/3 करूं 6 लाख का तो ये होता है 2 लाख। तो सबको इसमें 2-2 लाख रुपए दे दिए जाए। ये लो बेटे 2-2 लाख रुपए हमने दे दिए। उसके बाद सेकंड, अगले नेक्स्ट रुपीज 2 lakhs in 2:1। अब 2 लाख रुपए, अगले 2 लाख रुपए को 2:1 की रेशो में डिवाइड कर देना है। तो बेटे 2:1 की रेशो के हिसाब से शेयर देखें तो A का शेयर बनेगा 2/5, B का शेयर 2/5 और C का शेयर 1/5। तो अब आप कैलकुलेट करिए। देखिए सिंपल तरीका ये है, डिनोमिनेटर 5 है तो इस अमाउंट को पहले 5 से डिवाइड कर दीजिए। ये बनता है जी 40,000 रुपए, ठीक है। 5 से डिवाइड करने पे 2 लाख को 5 से डिवाइड कर दिया तो A का हिस्से में आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, क्योंकि 2/5 है तो 5 से डिवाइड तो 2 से मल्टीप्लाई भी है। तो 40,000 इंटू में 2 करेंगे तो ये आएगा 80,000, ये भी आएगा 80,000 और C के हिस्से में 1/5 था तो ये सिर्फ 40,000 आएगा। ये अगले 2 लाख भी डिवाइड हो गए। क्वेश्चन ने हमें 12 लाख को टुकड़ों में बांटने के लिए कहा, तो हमने पहले 6 लाख बराबरी में बांट दिए, अगले 2 लाख हमने
2:1 की रेशियो में डिवाइड कर दिए, यानी कि 8 लाख रुपए आप डिवाइड कर चुके हैं। नाउ रिमेनिंग अमाउंट इज 4 लाख। कहते हैं जी बाकी के जो रिमेनिंग अमाउंट है ना उसे आप 5:3:2 में डिवाइड कीजिए। तो लो बेटे, अब रिमेनिंग जितना भी बना उसे 5:3 में डिवाइड करिए। तो रिमेनिंग रुपीज 4 lakhs in 5:3:2। 5:3:2 में अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5/10, 3/10 और 2/10 आएगा। आसान तरीका यह है कि इस अमाउंट को एक बार डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए। जैसे 10 आ रहा है सबका डिनोमिनेटर, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 40,000। 40,000 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ए का अमाउंट पता चल जाएगा 2 लाख रुपए। 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका भी अमाउंट पता चल जाएगा 1,20,000। और 40,000 को 82 से मल्टीप्लाई करिए तो 80,000 है सी का अमाउंट। ये बेटे हमने टुकड़ों में इनके प्रॉफिट्स को निकाल लिया। अब ए का टोटल करिए, बी का टोटल करिए, सी का टोटल करिए, बस यही इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। लिखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए का अगर हम टोटल करें तो ये बनेगा 4,80,000, 4,80,000 रुपए। बी के हिस्से में आ रहे हैं 5 लाख रुपए, नहीं 4 लाख रुपए। और यहां देखें तो इसके हिस्से में आ रहे हैं 3,20,000, 3,20,000 रुपए। इन तीनों का टोटल अगर आप करेंगे तो ये 12 लाख रुपए ही बनेगा। तो मतलब 12 लाख रुपए में से 4,80 इसका, 4 लाख इसका और 3,20,000 इसका। ऐसे कैलकुलेशन हमें कब करनी है? जब कभी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट को डिवाइड टुकड़ों में कर दिया जाए और अलग अलग रेशियो में बांटने के लिए कहा जाए। ओके, ये थी बेटे जी प्रॉफिट की कैलकुलेशन। आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, कमीशन और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। देखिए अब हम कैलकुलेशन का पार्ट पूरा कर चुके हैं। अब जो हमारा अगला पोर्शन होगा वो होगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। इसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Thank you, sir.